वेलकम जी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नई सूचना सर। सूचना यह कि ग्रो म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कर रही है ईटीएफ और एफओएफ। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड। दोनों ही बेस्ड है किसके ऊपर? निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के ऊपर। अब क्या है ये चीज़ें, सबके बारे में गौर से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा सर। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर थोड़ा सा सब्सक्राइब तो कर लीजिए और शेयरिंग भी करिएगा तो सर म्यूचुअल फंड सही है, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी मिलेगी। ग्रो म्यूचुअल फंड ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ लेके आई, जिसका एनएफओ पीरियड 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 तक था। और ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड, इसका सर एनएफओ 24 जुलाई से शुरू हुआ और अभी 7 अगस्त तक इसमें बचा हुआ है सर। यानी कि ईटीएफ एफओएफ के थ्रू करेंगे तो आप एसआईपी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे करते हैं यहाँ ईटीएफ के थ्रू तो यहाँ पे एसआईपी नहीं कर सकते। ये मेन अंतर करने के एवज में है। बाकी लोग बने रहिए, क्योंकि जो लोग जानते हैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स को, उनको फटाफट से फंड का कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। बाकी लोगों के लिए सर एक एक चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि ये फंड एकदम स्पेशल है। स्पेशल क्यों है सर, आप जानना चाहेंगे क्या? स्पेशल इस बात के लिए बोलूँगा कि ये सेक्टोरल फंड नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, जब से मार्केट बुलिश है लगातार सेक्टोरल फंड आए जा रहा और लोग पैसा भी जम के लगा रहे हैं। मगर सेक्टोरल बहुत खतरनाक रहता है। रीजन कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे खाली भरोसा कर रहे हो, लेकिन उससे थोड़ा डाइवर्सिफाइड ज़्यादा होता है थीमेटिक फंड, क्योंकि ये थीम के ऊपर पूरा काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी ग्रो के बारे में बात करूँ तो सर ये एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल नहीं। थीमेटिक फंड का मतलब होता है सर कि जैसे इसने न्यू एज ऑटोमोटिव थीम को पकड़ा सर और ईवी को, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में और न्यू एज ऑटोमोटिव सेक्टर में जितने भी चीज़ें आएंगी, जितने भी सेक्टर आएंगे, उन सारे ही सेक्टर को एक्सप्लोर करेगा ये और उसमें सर ये पैसा लगाएगा सर। ये मान के चलिए। बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। पहले जो एक डिटेल देना है सर उसके बारे में बता दूं, ताकि जो ऑलरेडी सबको जानते हैं उनका समय ना खराब हो। नेम ऑफ द स्कीम ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एंड एफओएफ, दोनों के बारे में आपको बता दिया। ये स्कीम कैसा होगा? ओपन एंडेड होगा। फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स ऑफ ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ। बेंचमार्क क्या रहेगा सर? निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। ऑब्जेक्टिव इसका यही रहेगा कि ये थीम, ऑटोमोटिव थीम के ऊपर बहुत सारे सेक्टर में निवेश करेगी। कहाँ बताऊंगा। फंड मैनेजर अभिषेक जैन। मिनिमम इन्वेस्ट एसआईपी करिएगा आप 100 रुपये से शुरू है सर, मल्टीपल 1 रुपये से। एंड परचेज आपका 0.01 फॉर स्विचेज, लमसम 500 से शुरू हो जाएगा। एग्जिट लोड 30 दिन तक अगर आप करते हैं तो 1% है। उसके बाद इफ रिडीम आफ्टर 30 डेज तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये मोटा मोटी जानकारी। हाँ, रिस्कोमीटर भी पहले ही देख लीजिए, वेरी रिस्क सेगमेंट का है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स आपको मैंने बता दी। अब 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब सवाल कि क्या मुझे ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, और अगर लगाने का मैंने बनाया तो क्यों नहीं मुझे डायरेक्ट स्टॉक में थ्रू लगा देना चाहिए? डायरेक्ट स्टॉक सेलेक्ट करके क्यों मुझे इस तरह के ईटीएफ और एफओएफ के थ्रू जाना चाहिए? दोनों सवालों का जवाब करते हैं सर। ये ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव थीम के ऊपर पैसा इसलिए लगा देना चाहिए सर क्योंकि उसका एक रीजन, वैलिड रीजन जो मेरे समझ में आता है, यूँ तो इन्वेस्टमेंट एट योर ऑन रिस्क है, बट क्यों ऐसा करना चाहिए? तो सर 2021 में अगर आप देखोगे तो भारत में केवल और केवल 23,000 रजिस्टर्ड आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल था, जो कि आज 2024 में सर 10 लाख है। और ये आप कह सकते हैं कि केवल 5% है टोटल जितना भी ऑटोमोटिव है उसका। और 2030 तक इसे 30% ऑफ टोटल ऑटोमोटिव करने का प्लानिंग भारत सरकार का है। तो यानी इस सेक्टर में ब्राइट फ्यूचर है। इस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं सर उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है आगामी दिनों में। और इसलिए इस तरह के थीम पे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पैसा लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उस पर भी अभी बात करेंगे। तो अब इस थीम पे सर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैटरी बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो है सर, बैटरी की कंपोनेंट बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई वाली कंपनियां हैं, केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, और इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वो कंपनियां हैं। तो पूरे ऑटोमोटिव थीम, जो कि न्यू एज ऑटोमोटिव थीम जिसको कहते हैं, इसमें ये सारे ही सेक्टर की कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में पैसा लगता है। अगर चूंकि इसका इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है तो इस इंडेक्स में सर 40% वेटेज रहता है
ऑटो सेक्टर का और 60% वेटेज रहता है न्यू एज ऑटो कंपनियों का। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि विशाल सर ने बताया। विशाल सर कौन? ग्रो म्यूचुअल फंड के CEO सर ने। तो विशाल सर ने बताया कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस इंडेक्स में सर निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटो इंडेक्स की 33 कंपनियां शामिल हैं, मगर इसमें प्योरली EV कंपनी एज ऑफ नाउ नहीं है, जो कि भविष्य में आने वाली है। उसके IPO वगैरह की प्लानिंग चल रही है, ऐसा हिंट वो दे रहे थे। तो अब कह रहे हैं कि अब दूसरे सवाल का जवाब भी अब आने वाला है आपका कि अगर मुझे EV और न्यू एज ऑटोमोटिव में पैसा लगाना ही है तो मुझे डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन कर लेना चाहिए, स्टॉक खुद ही, क्योंकि ये भी ETF है तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहेगा, स्टॉक मार्केट की तरह फंक्शन करेगा। हाँ, FOF है तो हम SIP लगा सकते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट सिलेक्शन अगर हम खुद कर लेते हैं, अगर आपके पास, वो सर कह रहे थे कि आपके पास डीप नॉलेज है, लगातार आप पिछले 10 साल से 15 साल से ऑटो कंपनियों को ठीक ठाक से ट्रैक करते आ रहे हो और आपको इस बात का ज्ञान है कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी डिफंक्ट नहीं होगी आने वाले दिनों में। डिफंक्ट का मतलब होता है कि बेशक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बेशक सेक्टर ग्रो कर रहा है, बेशक थीम की सारे सेक्टर ग्रो कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रॉब्लम या कुछ भी रीजन ले लो, वो पर्टिकुलर कंपनी डिफंक्ट हो गई तो आपका तो पैसा डूब गया ना। एग्जाम्पल कोट करते हुए सर ने समझाया कि सपोज करो मोबाइल ग्रो कर रहा था 90 के आसपास, 90s वाले में मोबाइल कंपनियां एकदम ग्रो किए जा रही थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने नोकिया में पैसा लगा दिया उसका तो उसको, वो तो डिफंक्ट हो गई, नोकिया नुकसान हो गया ना उसका। तो इससे बचने का तरीका है कि आप FOF के थ्रू जाइए और आप जाइए ETF जो कि अभी आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि ये अभी एकदम वही शुरुआत है जो शुरुआत मोबाइल सेक्टर की थी उस समय, लेकिन आपको यहाँ पे सतर्क इसलिए रहना चाहिए कि यहाँ भी बहुत सारी कंपनियाँ डिफंक्ट होंगी। तो इसमें आप चूँकि FOF के जरिए जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनी में, इस तरह की मल्टीपल कंपनी में पैसा लगेगा। और खासियत ये है कि इनके फंड मैनेजर साहब हर 3 महीने पे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। तो जो कंपनियां इस तरह के डिफंक्ट होती दिखेगी उसको सेल आउट करेंगे और जो कंपनियां नहीं आएंगी उसमें पैसा लगाएंगे। तो इस तरह से आपका पैसिव अप्रोच बेशक रहेगा, लेकिन पैसा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को बचाया जा सकता है। ठीक, तो इस वजह से, और इस अप्रोच को कहते हैं थीमेटिक प्ले आउट अप्रोच, थीम प्ले आउट अप्रोच। ठीक है सर, पहली चीज़। अब निफ्टी EV एंड न्यूज ऑटो में वेटेज किसका रहेगा? ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट में 69.1% का, IT में 13.48% का, केमिकल्स में 8.08% का और कैपिटल गुड्स में 5.08% का, टाटा मोटर्स 8.26%, मारुति 7.91%, M&M 7.85% और बजाज ऑटो में 7.84% का इसमें एक्सपोजर है। ठीक है, तो ये मैंने आपके 2 सवालों का जवाब दिया कि क्यों आपको अगर EV सेक्टर में लगाना चाहिए, क्योंकि भविष्य वही वाला है जो आज से 30 साल पहले मोबाइल इंडस्ट्री का था। लेकिन सतर्क इसलिए रहना है कि मोबाइल इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही थी, मगर उस समय भी बहुत मोबाइल की कंपनी डूबी थी, नोकिया फॉर एग्जांपल। तो ऐसा नहीं कि EV कंपनी ग्रो कर रही तो हर कंपनी के बारे न्यारे होंगे। तो इससे बचने का जो सेफेस्ट तरीका है वो ये है कि आप ETF FOF के थ्रू जाइए, जहाँ पर कि आपको बेशक पैसिव अप्रोच रहेगा, लेकिन आप वहाँ की अपेक्षा ज़्यादा, डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन की अपेक्षा ज़्यादा सेफ रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि विशाल सर के थ्रू हमें सीखने को मिला, जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने ये बताया कि सर आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाओ, जहाँ तक एज फार एज आइदर सेक्टोरल फंड इज कंसर्न और थीमेटिक फंड इज कंसर्न। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मतलब कि आपका कोर पोर्टफोलियो है, जहाँ पर कि आपका 70-80% निवेश वहाँ रखो, जो कि कंप्लीट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लार्ज सेक्टर, मिड सेक्टर, स्मॉल कैपिटल में कंप्लीट वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। उसके अलावे 10%, 15% का ये सैटेलाइट रखो, क्योंकि यहाँ आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं खूब ज़्यादा पैसा बनने में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, सोच के समझ के SID पढ़िए, SAI पढ़िए और इन्वेस्ट अपने रिस्क पे कीजिए। धन्यवाद।